नमस्कार दोस्तों, द माइक्रो स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं हमारे व्यूवर्स? हमारे व्यूवर्स को हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा तो आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं। इसी क्रम में हम आधुनिक भारत के इतिहास में नेक्स्ट टॉपिक हमारा था द्वैत शासन। तो आज हम चर्चा करेंगे द्वैत शासन पे। ये आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसको समझना, इसकी क्या प्रक्रिया थी, द्वैत शासन क्या है, किस क्षेत्र पर लागू किया गया, कब लागू किया गया, किसके द्वारा लागू किया गया और फिर इसे किस कारण से समाप्त किया गया, इन सब चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे हम। और द्वैत शासन को हम अपने आम जीवन से जोड़ते हुए पढ़ेंगे, ताकि हम द्वैत शासन से अपने आम जीवन में भी कुछ सीख ले सकें। क्योंकि हमें इतिहास पढ़ना ही नहीं है, इतिहास को पढ़ते पढ़ते हम अपने आम जीवन में भी इसका उपयोग कर सकें। क्योंकि इतिहास का मतलब ही है, हम पढ़ते क्यों हैं इतिहास? इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि हम इतिहास से कुछ सीखें और अपने जीवन में उसको अप्लाई करें, ताकि हमारा जीवन इतिहास को दोहराए ना और बढ़िया से हमारा जीवन चलता रहे। तो इतिहास को पढ़ने का ये भी एक मोटिव होना चाहिए कि हमारे जनजीवन में या रेगुलर जीवन में इसका कुछ उपयोग आ सके। तो आज हमारा टॉपिक है द्वैत शासन। द्वैत शासन द्वैत शासन कहाँ? बंगाल में पढ़ेंगे। बंगाल में द्वैत शासन। बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो हम इसका सन लिख लेते हैं, 1765 से 72 तक। 1765 से 1772 तक किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा अंत किया गया, इसका ये सब चीज़ें हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि द्वैत शासन क्या होता है, ये क्यों लागू किया गया। ठीक है, बंगाल में क्यों लागू किया गया। ठीक, द्वैत शासन का मतलब ही होता है कि एक सत्ता पर दो शासकों का शासन। समझ रहे हैं? एक सत्ता है या कोई एक सत्ता का केंद्र है, जैसे मान लीजिए बंगाल है यहाँ पर, तो इस पर दो शासकों का शासन। ठीक है, इसमें भी हम बात करेंगे शासन में। तो एक साइड हम प्रशासनिक अधिकारों की बात करेंगे, प्रशासनिक अधिकार, और इस साइड वित्तीय या राजस्व अधिकार। ठीक है, तो हम द्वैत शासन आपको बताएं कि एक सत्ता पर दो शासकों का नियंत्रण या दो शासकों के द्वारा शासन किया जाता है, तो उसको द्वैत शासन कहते हैं। तो बंगाल पर दो शासक कैसे थे? तो यहाँ पर नवाब के द्वारा, नवाब के पास प्रशासनिक अधिकार थे, नवाब के पास प्रशासनिक अधिकार। ठीक है, और अंग्रेजों के पास राजस्व अधिकार। तो ये दो शासक, दो शक्ति एक सत्ता पर शासन कर रही है, इसी को बोलते हैं द्वैत शासन। जैसे कि आप आम जीवन के उदाहरण से समझे, आप अपने घर परिवार में देखते होंगे, आप अपने दादाजी को ले लीजिए और पिताजी को ले लीजिए। इनको मान लीजिए पिताजी, इनको मान लीजिए दादाजी। ठीक है, तो दादाजी क्या करते हैं? अब अपने घर को मान लीजिए बंगाल। ठीक है, तो इस पर शासन कर रहे हैं। पिताजी के पास प्रशासनिक अधिकार है, जैसे कि काम करना है, बाहर जाइए, काम करिए। ठीक है, इससे फिर जो भी आर्थिक या वित्तीय जो भी धन संपदा आती है, तो अंततः दादाजी के पास रहती है। ठीक है, दादाजी इसका देख रेख कर रहे हैं। इनको उससे मतलब नहीं कि क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, आपको इनको चाहिए पैसे, इनके पास लाके पैसे दे दिए आपने। ठीक है, तो ये तो हो गई आम जनजीवन की बात। और भी इसे और उदाहरणों से समझाया है, जैसे आप मान लीजिए आपको
आपकी एज के हिसाब से उदाहरण दे के समझाते हैं। जैसे मान लीजिए इसको कोई लड़का या लड़की मान लीजिए, लड़का मान लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसको उसकी एक गर्लफ्रेंड मान लीजिए, ये दूसरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। सब अपने अपने अधिकारों की बात करते हैं, सबको अपना अपना हित चाहिए, ठीक है। तो एक साइड हो गई एक गर्लफ्रेंड, दूसरी साइड दूसरी गर्लफ्रेंड। इसलिए बोला जाता है कि भाई गर्लफ्रेंड एक ही बनाइए। देखिए गर्लफ्रेंड रहना गलत बात नहीं है, गर्लफ्रेंड रहनी चाहिए, एक ही रहे तो ठीक है, क्योंकि एक को झेलना काफ़ी बोझिल हो जाता है, तो आप समझ रहे होगे। तो दो गर्लफ्रेंड है, दोनों अपने तरफ से खींचातानी कर रही है। इनके खींचातानी में ये पीसता है बेचारा, ठीक है, ये पीसता है, इसकी हालत ख़राब, आर्थिक रूप से ख़राब, सामाजिक रूप से ख़राब, मानसिक रूप से ख़राब, परेशान है बेचारा, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए। या फिर आपको एक उदाहरण दे के समझाते हैं लोकतंत्र के माध्यम से। लोकतंत्र में देखिए आप, जैसे गठबंधन की सरकार है, सरकार चलाना है, देश चलाना है, ठीक है, ये देश है मान लीजिए। तो गठबंधन की सरकार में क्या होता है कि सरकार दो पहियों पर खड़ी है। जैसे दो पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ है तो दो पार्टियों पर खड़ी है। अगर से दूसरी पार्टी किसी निर्णय पर सहमत हुई तो ठीक है, नहीं हुई, ये निकल गई, तो फिर काम नहीं बन पाएगा, फिर नुकसान, टाइम बर्बादी, ठीक है। दोनों की दोनों पार्टी अगर से किसी मुद्दे पर सहमत है तो ही काम चल पाएगा, पर ऐसा होता कहाँ है, कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो इन्हीं सब विवादों के कारण हमारे राज्य की हालत ख़राब। अब अभी के वर्तमान समय में देख लीजिए, मोदी गवर्नमेंट को देख लीजिए, बिल्कुल फुल बहुमत में कितने बढ़िया से काम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब गठबंधन की सरकार में ये समस्या भी आती है। इसके कई फ़ायदे भी है और कुछ नुकसान भी है, फ़ायदे भी है। तो फ़ायदे पे चर्चा तो आपसे पॉलिटी में की जाएंगी, हम तो यहाँ सिर्फ उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं, तो उदाहरण के रूप में आपको बता दिए, ठीक है। तो आप इन उदाहरण से माध्यम से ध्यान रखिएगा। आपको तीन उदाहरण के माध्यम से समझा आपने, दादाजी पिताजी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला, ये भी समझा है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, आप अन्यथा ना ले, ठीक है। ऐसे तो गर्लफ्रेंड एक ही रखे तो ठीक है, कोशिश करिए एक ही ठीक है, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं दो में फंस जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। इसका पता इसको चल गया तो बहुत समस्या हो जाती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बंगाल में द्वैत शासन की। तो एक सत्ता पर दो शक्तियों द्वारा जब शासन किया जाता है तो इसे कहा जाता है द्वैत शासन। तो ऐसा ही बंगाल में हाल था। जब बक्सर का युद्ध होता है और उसके बाद पश्चात इलाहाबाद की संधि होती है, तो उसके पश्चात क्लाइव के द्वारा 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होती है, ठीक है। तो इसका जनक कौन है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जा सकता है, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ होता है, जिसमें नवाब के पास प्रशासनिक अधिकार दे दिए जाते हैं और अंग्रेज स्वयं अपने पास वित्तीय राजस्व अधिकार रख लेते हैं, ठीक है। इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है देखिए। तो इसमें नवाब के पास उत्तरदायित्व तो है, लेकिन शक्ति नहीं है। मतलब इसके पास प्रशासनिक अधिकार दे दिए, काम करिए, ये करिए, वो करिए, ठीक है, लेकिन शक्ति नहीं है। मतलब जिस आदमी के पास धन संपदा नहीं है, इसके राज्य की भाई सारी धन संपत्ति, मतलब वित्तीय राजस्व जितने भी सोर्सेस है धन के, तो इन पर अधिकार तो अंग्रेजों का है। और फिर बोल रहे हैं आप शासन चलाइए। भाई कैसे चलाएं शासन, भाई उत्तरदायित्व तो दे दिए, अब भाई उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास धन नहीं है, तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसके पास ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इसलिए इनके पास, नवाब के पास उत्तरदायित्व तो है लेकिन शक्ति नहीं है कि वो आगे कार्य कर सके। अंग्रेज़ों के पास शक्ति है, शक्ति पूरी है, कुछ भी कर सकते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि कठपुतली नवाब बैठा के रख लिए इन्होंने। शक्ति तो है
उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व नहीं है भाई, उत्तरदायित्व नहीं लेना हमें कुछ, ठीक है। शक्ति मिलेगी काफ़ी है हमारे पास, हमें तो सिर्फ धन से मतलब है, आर्थिक संपत्ति से मतलब है, ठीक है। हमें कोई यहाँ पर राज नहीं करना है, हमें धन से मतलब है। तो इन्होंने उत्तरदायित्व नवाब को दे दिया और शक्ति सारी अपने पास रख ली। इन सब चीज़ों के बहुत गहरे परिणाम भी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अंग्रेजों ने आखिर ऐसा क्यों किया, जबकि ये तो बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी, इलाहाबाद की संधि के माध्यम से इन्हें काफ़ी कुछ प्राप्त किया था। ये सत्ता चाहते तो अपने आप में रख सकते थे, बंगाल के नवाब खुद बन जाते, बंगाल के शासक बन जाते, लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इसके पीछे के भी काफ़ी कारण हैं। तो हम इन सब, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात हम उस पर चर्चा करते हैं कि इन्होंने अपने हाथ में प्रत्यक्ष शासन या डायरेक्ट अपने शासन क्यों नहीं किया बंगाल पर, प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्यों नहीं रखा अपने बंगाल को अपने, ठीक है। तो हम उस बात पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा तो हम बात कर रहे थे कि क्या होता, ये इसको ऐसा देख लीजिए, अगर बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लेते, अगर से अंग्रेज बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लेते तो क्या होता। जब प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करने के क्या कारण थे, तो आप यहाँ पर हेडिंग भी बना सकते हैं ऊपर, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करने के क्या कारण थे, ठीक है। प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करने के क्या कारण थे। अगर बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया जाता तो भाई जिस प्रांत पर अब तक वहाँ के राजा का शासन चल रहा था और वहाँ पर कोई यूरोपीय शक्ति सीधे अपने हाथ में डायरेक्ट मतलब सत्ता ले लेती और शासन करने लग जाती, तो वहाँ की जनता जो है, जनता को ये एक्सेप्टेबल होता नहीं होता। तो इनको फिर जन असंतोष का सामना करना पड़ता, ठीक है। जन असंतोष जब होता तो समझ सकते हैं आप, जनता जब असंतुष्ट होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है। हो सकता है जनता असंतुष्ट होकर अंग्रेज़ों को भगा देती, इनके खिलाफ विद्रोह कर देती, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अंग्रेज़ों ने बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया और कठपुतली नवाब के रूप में नजमुद्दौला जो था उसको बने रहने दिया गया और सारा शासन ये उसी के माध्यम से फिर चलाते रहे। इसके बाद अगर बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लेते तो फिर क्या होता, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें। अगर ये लोग बंगाल पर सीधा सीधा नियंत्रण कर लेते, ठीक है, सीधे सीधे नियंत्रण कर लेते तो इन्हें ढेर सारी प्रशासनिक कठिनाई जो थी, प्रशासन चलाने से संबंधित जो कठिनाइयाँ आती है, इनका भी सामना करना पड़ता। तो इन्होंने प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए भी बंगाल पर द्वैत शासन लागू किया ताकि ये प्रशासनिक कठिनाइयों से बच सके, और प्रशासनिक जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो शासक को दे दिए, ठीक है। तो इससे बचने के लिए भी उन्होंने प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए प्रारंभ किया, ठीक है। अब इसके बाद और बात की जाए, अगर से ये बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लेते तो क्या होता। और तो यहाँ पर जो दूसरे यूरोपीय व्यापारी थे, यूरोपीय व्यापारी थे दूसरे, तो भाई
ये भी तो इसका विरोध करते कि भाई यहाँ पर तुम आए हो, तुमने सत्ता प्राप्त कर ली, ठीक है, फिर जब अंग्रेज इनसे कर वसूलते तो इनसे संघर्ष होता, ठीक है, इनसे संघर्ष होता। जब यहाँ पर इन्होंने सत्ता अपनी प्राप्त कर ली, यहाँ पर डायरेक्ट शासन चलाने लगेंगे तो भाई कर भी वसूलेंगे, ये अन्य यूरोपियों से कर वसूलेंगे। अब कर वसूलेंगे तो इन सब चीज़ों से हो सकता है कि यूरोपीय जो अन्य व्यापारी थे उनके साथ संघर्ष होता इनका, ठीक है, संघर्ष होता, सीधी सी बात है, संघर्ष होता। तो इस संघर्ष से बचने के लिए इन्होंने द्वैत शासन लागू किया, ठीक है, द्वैत शासन लागू किया। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अगर से अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया जाता, यहाँ पर सीधे सीधे अपना शासन चलाते, तो ब्रिटिश सरकार, ये तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश सरकार ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, जो द्वैत शासन लागू कर रही है। लेकिन जो ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश संसद बोल लीजिए उसको, ब्रिटिश संसद, तो हो सकता है कि भाई यहाँ पर बंगाल पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया है, शासन चला रहे हैं, ठीक है, तो ब्रिटिश संसद भी चाहती कि इन पर नियंत्रण किया जाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करती, ठीक है, तो इन पर नियंत्रण कर लेती। तो इस नियंत्रण से बचने के लिए, ताकि ब्रिटिश संसद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण ना कर ले, तो इससे बचने के लिए भी इन्होंने द्वैत शासन लागू किया। तो ये पॉइंट्स को भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने, बंगाल पर अगर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लेते तो क्या होता, तो ये सब चीज़ें हैं, उसमें जन असंतोष का सामना करना पड़ता, प्रशासनिक कठिनाइयों से बच गए लोग, ठीक है, यूरोपीय व्यापारी के से संघर्ष होता, इस चीज़ से बच गए लोग, ठीक है। बहुत चालाक था क्लाइव, बहुत चालाक था, इसीलिए उसने द्वैत शासन लागू किया, ठीक है, बहुत चालाक आदमी था ये, इसको पता था कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, बहुत कूटनीतिक आदमी था ये। तो इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए उसने द्वैत शासन, बहुत चालाकी से द्वैत शासन बंगाल पर लागू कर दिया। और फिर जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ते जाता है और जैसे ही स्थितियाँ ठीक होते चलती है, तो फिर समय आने पर इसे समाप्त भी किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करने का क्या कारण था, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए, अब प्रत्यक्ष नियंत्रण जब इन्हें नहीं किए तो भाई इसके परिणाम क्या हुए, इससे क्या हुआ, ठीक है। ये द्वैत शासन के परिणाम देख लीजिए कि द्वैत शासन लागू हुआ बंगाल पर, तो इसके क्या परिणाम हुए, जनता को क्या झेलना पड़ा, कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ, कंपनी को क्या नुकसान हुआ। ऐसा तो नहीं कि कंपनी को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ऐसा नहीं, कुछ कई जगहों पर इन्हें नुकसान भी हुआ। तो ये चीज़ें भी देखना है हमें। तो हम अगले बात करेंगे द्वैत शासन के परिणाम क्या हुए। अभी तो हमने कारणों की बात की है, अब बात करेंगे हम परिणामों की। तो क्या परिणाम हुए इसके, ये भी देख लेते हैं हम। जब भाई यहाँ पर बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया और अंग्रेज़ों ने सिर्फ वित्तीय अधिकार रखे, प्रशासनिक अधिकार किसको दे दिए थे, नवाब को। तो इन्हें तो चाहिए थे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ चाहिए, इनको राजस्व चाहिए। तो इन्होंने मनमाने तरीके से या मनमाने तरीके से और अत्यधिक मात्रा में राजस्व वसूलना प्रारंभ कर दिया, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई, किसानों को प्रॉब्लम्स होने लगी, ठीक है। अब भाई जो किसान अपने खेत में साल भर में 100 kg अनाज उगा रहा है, ठीक है, 100 kg अनाज उगा रहा है, इन्होंने राजस्व की राशि इतनी बढ़ा दी, मान लीजिए कि 100 में से 80 kg अंग्रेज ले रहे हैं, 20 kg बच रहा है,
भाई क्या पुरा रहा है किसानों को? कुछ पुरा रहा है? क्या फ़ायदा है इनका? स्थिति तो दयनीय होनी है भाई। साल भर मेहनत कर रहा है किसान, साल भर लगातार मेहनत कर रहा है, 100 केजी का उत्पादन कर रहा है, 80 केजी ये लोग ले रहे हैं। तो भाई 20 केजी में क्या होगा? 4 लोगों का परिवार है इसका, ठीक है। 4 लोग के परिवार में 20 केजी कैसे चलेगा भाई? नहीं चलेगा, ठीक है। तो किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। मजदूरों की स्थिति भी दयनीय हो गई भाई। इनको मजदूरी नहीं मिल रही ठीक ठीक। अब भाई किसान अपने खेत में किसी को काम करवा रहा है, अब 100 केजी उसने उत्पादन किया हुआ है, 80 केजी गवर्नमेंट ले ली, 20 केजी बचा। अब 20 केजी में फिर से उसको फसल बोनी है, फसल आती फिर दूसरी फसल बोनी है। तो भाई फसल बोनी है, उसमें मजदूर लोग को मजदूरी देनी है, भाई कैसे मजदूरी दे? ठीक है, तो मजदूरी कम देगा तो मजदूरी की स्थिति देनी। तो ये सब चीज़ें मनमाने तरीके से राजस्व की वसूली की गई। ये इसका एक दुष्प्रभाव है जो किसानों पर पड़ा, ठीक है। हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। राजस्व, हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं अब जब द्वैत शासन चल रहा है, ठीक, बंगाल पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, अभी नवाब के हिसाब से चला रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अब राजस्व वसूल रहे हैं मनमाने तरीके से, अपने ढंग से वसूल रहे हैं। तो इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अधिकारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अधिकारी क्या हुआ, ये लोग अपने निजी व्यापार पर बल देने लगे, निजी तौर पे व्यापार करने लगे। अब भाई पूरा का पूरा राज इनका है, निजी व्यापार पर ध्यान देने लगे, निजी व्यापार करने लगे, ठीक है। यहाँ के अधिकारी, कुछ अधिकारी निजी व्यापार पर ध्यान देने लगे, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर प्रभाव पड़ता है, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इनके व्यापार में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में घाटा सहना पड़ता है इनको, घाटा हो रहा है, क्योंकि वहाँ के कुछ व्यापारी निजी व्यापार करने लगे। भाई जब कोई आदमी अपना खुद का व्यापार करने लग गया है, ठीक है, उसको वहाँ से ज़्यादा फायदा होने लग गया है, भाई क्यों ध्यान देगा, क्यों ध्यान दे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पे? भाई खुद के व्यापार से इतना मुनाफा हो रहा है इसे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। किसानों की देख लिए थे, मजदूरों का देख लिए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या इसका नुकसान हुआ ये भी देख लिए, क्योंकि सब तो फ़ायदा हुआ ही नहीं, सारा फ़ायदा ही फ़ायदा नहीं, कुछ नुकसान भी, तो इसको ये नुकसान भी झेलना पड़ा कि निजी व्यापार वहाँ के कुछ अधिकारी करने लगे। तो इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए 1772 में इनका गवर्नर कौन रहता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स इन्हीं सब कठिनाइयों को देखते हुए 1772 में द्वैत शासन की समाप्ति कर देता है। भाई बोले द्वैत शासन खत्म, द्वैत शासन समाप्त, खत्म। अब बोले भाई हम प्रत्यक्ष नियंत्रण कर ले रहे, प्रत्यक्ष राज करेंगे, हम खुद ही शासक है अब यहाँ के, अब कोई द्वैत शासन वैत शासन नहीं, कोई नवाब ववाब नहीं, बोले हम खुद शासन करेंगे अब, ठीक है। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग जो है यहाँ पर बंगाल पे द्वैत शासन की समाप्ति करता है और प्रत्यक्ष नियंत्रण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना प्रत्यक्ष शासन चलाते हैं। कब से? 1772 में। तो आप ये दोनों पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया जाता है और 1772 में आके वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसको समाप्त कर दिया जाता है और बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया जाता है। यहाँ से बंगाल पर प्रत्यक्ष शासन अंग्रेजों के पास आ जाता है। तो प्लासी के युद्ध से इसको मिटा लेते हैं, ठीक है।
तो प्लासी के युद्ध से, प्लासी युद्ध कब हुआ था आपको याद होगा, 23 जून 1757। तो प्लासी के युद्ध पे जो नियंत्रण की प्रक्रिया चल रही थी वो 1772 में आके पूरी होती है। यहाँ से इन्होंने बंगाल पर नियंत्रण धीरे धीरे अपने हाथों में लेना चालू किया। 72 में आके पूरी हो जाती है पूर्णतः, ये इन मतलब बंगाल पर इनका शासन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्वैत शासन। द्वैत शासन मतलब एक सत्ता पर दो शासकों का नियंत्रण। हमने उसको आपको 2-3 उदाहरणों के माध्यम से अच्छे से समझाया है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आज हम सिर्फ द्वैत शासन इसको कंप्लीट करके छोड़ दे रहे हैं। आज का थोड़ा लेक्चर छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम मैसूर चालू करेंगे, तो मैसूर बढ़िया से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, द्वैत शासन। तो चलिए जब तक के लिए ठीक है। देखिए आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है। तो आप जब वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका थोड़ी कुछ जा रहा है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि भाई वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें क्या कमी है। जब बढ़िया लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए और रेगुलर देखा करिए। ठीक है, आपको इससे तैयारी में काफ़ी सुविधा होगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।